नेक्स्ट हेडिंग है पुनर्जागरण का प्रभाव। पुनर्जागरण का प्रभाव लिखिए इसमें। पुनर्जागरण युग में पुराने से सामंजस्य कर नवीन के निर्माण की शुरुआत हुई। पुनर्जागरण युग में पुराने से सामंजस्य कर नवीन के निर्माण की शुरुआत हुई। जिसने न केवल साहित्य, कला एवं विज्ञान को अपितु मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया। जिसने न केवल साहित्य, कला, विज्ञान को अपितु मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया। तो अब हम लोग एक एक सेक्शन को उठाएंगे और देखेंगे कि क्या किस किस क्षेत्र में पुनर्जागरण ने क्या काम किया। नंबर 1, साहित्य के क्षेत्र में प्रभाव। सबसे पहला प्रभाव देखेंगे साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में प्रभाव लिखिए। पुनर्जागरण से पूर्व का साहित्य, पुनर्जागरण में पूर्व साहित्य का सृजन, पुनर्जागरण से पूर्व, सॉरी फिर से एक बार मेरे सेंटेंस को समझिए। पुनर्जागरण से पूर्व यानी पुनर्जागरण काल से पहले की बात कर रहा हूं मैं। पुनर्जागरण से पूर्व साहित्य का सृजन, पुनर्जागरण से पूर्व साहित्य का सृजन मुख्यतया लैटिन एवं ग्रीक भाषाओं में ही होता था। पहले सिर्फ 2 भाषाओं में ही साहित्य सृजन किया गया, लैटिन और ग्रीक। पुनर्जागरण से पूर्व साहित्य का सृजन मुख्यतया लैटिन और ग्रीक भाषाओं में ही होता था, क्योंकि अन्य देशी भाषाएं असभ्य मानी जाती थीं। अन्य देशी भाषाएं असभ्य मानी जाती थीं। जैसे आज के टाइम पे खड़ी बोली को हम बहुत सभ्य मानते हैं, है ना। गांव में कहा जाता है ना, खड़ी भाषा में बात करो। किसी ने टोका है आप लोग को? खड़ी बोली में बोला करो, है ना। हमारी अपनी लोकल लैंग्वेज बोलने लगे तो लोग कहते हैं असभ्य है, गंवार है। गंवार शब्द कभी किसी ने आपके लिए यूज किया है? है ना। तो वो क्या है ना, वो हमको हमेशा हमारे क्षेत्रीयता को हमेशा असभ्यता में घोषित कर दिया गया, ये असभ्य है। यही हुआ यूरोप में। यूरोप में सिर्फ 2 भाषा हो, जैसे इंग्लिश जो जानता है उसको बहुत सभ्य माना जाता है। अरे वाह क्या बात है ना। तो यहाँ पे ये सभ्यता की निशानी किसने बना दी? इस बात को पुनर्जागरण ने तोड़ दिया। बोला नहीं, अब जो ज्ञान लिखा जाएगा सभी भाषाओं में लिखा जाएगा। ये काम चेंज साहित्य के क्षेत्र में हुआ। एक एक क्षेत्र में कुछ कुछ बातें लिखवाऊंगा, ठीक है। तो इससे पूर्व लैटिन और ग्रीक भाषाओं में ज्ञान लिखा गया, क्योंकि इससे ये जो अन्य भाषाएं थी उन्हें असभ्य माना जाता था। नेक्स्ट, किंतु पुनर्जागरण काल में उपरोक्त भाषाओं के अतिरिक्त हिब्रू, रोमन तथा अरबी भाषाओं में भी अध्ययन अध्यापन किया जाने लगा। इस प्रकार बोलचाल की भाषा में साहित्य की रचना, पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता थी। एक काम तो ये हुआ। दूसरा काम क्या हुआ साहित्य में? दूसरा काम कोई बताए, बताइए।
दूसरा काम हुआ, कंटेंट चेंज हो गया। पहले कंटेंट धर्म था, जो भी बुक पहले लिखी जाती थी वो सिर्फ धर्म पर लिखी जाती थी। अब जो है मानव जीवन को प्रभावित करने वाले कारकों पे लिखने जाने लगे कि मानव का जीवन उन्नत कैसे बने, मोटिवेशनल है ना, या उससे जुड़ा हुआ जीवन, वो शुरू हो गया। अब धर्म को पीछे छोड़ दिया गया। ठीक, आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इस काल के साहित्य की दूसरी विशेषता विषय वस्तु के परिवर्तन, विषय वस्तु में परिवर्तन था। इस काल के साहित्य की दूसरी विशेषता विषय वस्तु में परिवर्तन था। वस्तुतः मध्यकालीन साहित्य का मुख्य विषय धर्म था। मध्यकालीन साहित्य का मुख्य विषय धर्म था, परंतु इस युग में धर्म के स्थान पर मनुष्य के जीवन और उसके कार्यकलाप को महत्व प्रदान किया गया। मनुष्य के जीवन और उसके कार्यकलाप को महत्व प्रदान किया गया। इस युग के तीन महान साहित्यकारों एवं अंग्रेजी लेखकों। अच्छा, कोई अंग्रेजी लेखकों की बात आती है तो सबसे इम्पोर्टेंट लेखक किसकी याद आती है हमें? शेक्सपियर। हाँ, इसी समय था। साहित्यकारों एवं अंग्रेजी लेखक शेक्सपियर, फ्रांसीसी लेखक रेवेलास तथा स्पेनिश लेखक सर्वेंटीज। स्पेनिश लेखक सर्वेंटीज ने धार्मिक विषयों को अपनी कथा वस्तु के रूप में नहीं चुना। ये लिखिए, ने धार्मिक विषयों को अपनी कथा वस्तु के लिए नहीं चुना। सर्वेंटीज ने अपनी पुस्तक डॉन क्विजोट में सामंतवादी मूल्यों की खिल्ली उड़ाई। डॉन क्विजोट में सामंतवादी मूल्यों की खिल्ली उड़ाई। उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा मानव जीवन की साधारण घटनाओं को व्यक्त करने का प्रयत्न किया। मानव जीवन की साधारण घटनाओं को व्यक्त करने का प्रयत्न किया।
शेक्सपियर की बुक्स आपको पता होगी, रोमियो जूलियट, है ना। दोनों प्रकार के। देखो क्या होता है कि जैसे मूवी आप देखते हैं, अब आजकल की मूवियाँ तो कुछ ऐसी हो गई हैं कि दुखांत हो गई हैं, यानी कि जब मूवी ख़त्म होगी तो आपको कुछ दर्द दे के जाएगी। जैसे कि अभी आप हॉलीवुड की एक मूवी देखें जो आई थी एवेंजर्स, है ना, एवेंजर्स का इन्फिनिटी वार, उसमें क्या हुआ, आधी धरती ख़त्म, थानोस ने अपनी उंगली उठाई और आधी धरती ख़त्म कर दिया उसने। तो क्या हुआ, लास्ट में हमको एक सस्पेंस छोड़ के चली गई मूवी। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को अभी हाल फिलहाल की, तो पहले की मूवियाँ देखेंगे तो उसमें सुखांत होती थी, लास्ट में हीरो चाहे जो कुछ भी हो, 15, 20, 50, 1000 जितने भी आ जाएं, जीतेगा हीरो ही, है ना। अब उल्टा हो गया, अब हीरो खूब कूटता है, विलेन पहले मज़ा करता है पूरी मूवी, लास्ट में भी कूट के जाता है वो। तो हाँ, साउथ वाली में वही मज़ा है, सही कह रहे हैं, पूरा घर परिवार दिखाते हैं, खेत खलिहान, घर परिवार। और दरअसल क्या है कि साउथ की मूवी पारिवारिक होती हैं, बस ये अंतर हो गया। ये मूवी आप परिवार के साथ नहीं देख सकते हो, ये सिर्फ अकेले की मूवियाँ हैं, अकेले रहो, भाई भाई के साथ नहीं देख सकता, ठीक है। तो इसलिए जो है लोग शिफ्ट कर गए, लोगों को वर्जन वही पसंद आ रहा है परिवार का, चलो वो अलग चीज़ है। तो कहीं ना कहीं पे जो, जैसे कि अभी मैं कुछ इनकी बुक्स लिखवा देता हूँ, ठीक है, सभी राइटर्स की थोड़ा पता रहना चाहिए। नेक्स्ट आगे, पुनर्जागरण काल में कुछ इटली के भी बहुत सारे साहित्यकार हैं, उनके भी नाम लिख लीजिए। पुनर्जागरण काल में जिन इतालवी साहित्यकारों ने, जिन इतालवी साहित्यकारों की रचनाओं में पुनर्जागरण के तत्व निहित थे, उनमें दांते का नाम सुना हो, डिवाइन कॉमेडी इन्हीं की बुक है। इसको इतावली साहित्य का पिता कहा जाता है, इतावली कविता का पिता कहा जाता है दांते को। दांते, उनमें से दांते, अब दांते ना लिख पाएंगे, दांते फ्रांसिस्को पेट्रार्क, हाँ कौन सी, पुनर्जागरण के तत्व निहित थे, उनमें दांते, फ्रांसिस्को पेट्रार्क, बुकासियो मुख्य हैं। नेक्स्ट है बुकासियो, अब रामू, श्यामू और वो नाम नहीं आएंगे यहाँ पे। हाँ, पेट्रार्क को अभी आगे मैं यही लिखवाऊंगा सब चीज़ें, आगे बढ़िए। मानवतावाद का पिता कहते हैं इसे, मानवतावाद का पिता कहते हैं। नेक्स्ट, फ्रांसिस्को पेट्रार्क, बुकासियो मुख्य हैं। दांते ने अपनी कविताओं में, दांते कविताओं का पिता कहलाता है। दांतों ने अपनी कविताओं में, दांते ये लिखा है, दांते ने अपनी कविताओं में, पेट्रार्क ने अपनी जीवनी कार है ये, बायोग्राफी लिखता है। पेट्रार्क ने अपनी जीवनियों में तथा बुकासियो ने अपनी कथाओं में इटली साहित्य को समृद्ध बनाया, तथा बुकासियो ने अपनी कथाओं में इटालियन साहित्य को समृद्ध बनाया। ठीक है, इसने एक बुक लिखी है दांते ने, इसका नाम है डिवाइन कॉमेडी। उसमें वो नरक की यात्रा करता है, पाप लोक की यात्रा करता है, स्वर्ग की यात्रा में जाता है, और ठीक है, तो एक हास्यास्पद तरीके से दांते ने लिखने का प्रयोग किया है। इनकी बुक लिख लीजिए। दांते की विख्यात कृति है डिवाइन कॉमेडी, जिसमें एक काल्पनिक जगत की यात्रा का वर्णन है। क्या हो गया, ऋग्वेद यहाँ कहाँ आ गए भाई, अभी हम यूरोप में हैं, प्राचीन काल का इंतजार कीजिए, फिर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, क्या रह गया, दांते ने डिस्टर्ब कर दिया।
डांटे की विख्यात कृति है डिवाइन कॉमेडी। दांते ने, अच्छा पुरानी अभी पीछे ही रह गए क्या? दांते की विख्यात कृति है डिवाइन कॉमेडी। दांते की विख्यात कृति है डिवाइन कॉमेडी, जिसमें एक काल्पनिक जगत की यात्रा का वर्णन है। काल्पनिक जगत की यात्रा का वर्णन है, वही जाता है। काल्पनिक जगत क्या है? जो हमने देखा नहीं। हाँ, डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी, ठीक है, इटली का जॉनी लीवर है ये, डिवाइन कॉमेडी। नेक्स्ट, पेट्रार्क। पेट्रार्क ने अपनी कविताओं में प्रकृति और मनुष्य के, पेट्रार्क ने अपनी कविताओं में, पेट्रार्क ने अपनी कविताओं में प्रकृति और मनुष्य के हर्ष एवं विषाद का मार्मिक वर्णन किया है। प्रकृति ने, पेट्रार्क ने अपनी कविताओं में प्रकृति और मनुष्य के हर्ष एवं विषाद का मार्मिक वर्णन किया है। मानवतावादी के रूप में, क्या हो गया? अच्छा ज़्यादा है, ठीक। पेट्रार्क ने अपनी कविताओं में प्रकृति एवं मनुष्य, बताया ना इनका दिमाग कहीं और है, न्यू ईयर में है, नया साल आ रहा है। पेट्रार्क ने अपनी कविताओं में प्रकृति और मनुष्य के हर्ष एवं विषाद का मार्मिक वर्णन किया। मानवतावादी के रूप में पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रथम व्यक्ति पेट्रार्क ही है। मानवतावादी के रूप में, कुछ मानवतावादी होते हैं, कुछ उपयोगितावादी होते हैं, एक दूसरे का उपयोग करते हैं, है ना, उपयोगितावादी लोग। मानवतावादी के रूप में पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रथम व्यक्ति पेट्रार्क ही था, पेट्रार्क ही था। अतः वह मानवतावाद का पिता कहा गया, अतः वह मानवतावाद का पिता कहा गया। मानवतावाद का पिता कहा गया। पुनर्जागरण को इंग्लैंड की सबसे बड़ी देन, यहाँ 50 पिता हैं, हमारे यहाँ एक ही पिता था पुनर्जागरण काल का। कौन? राजा राम मोहन राय। तो अंतर है भारत और यहाँ पे। इसे मानवतावादी के रूप में ये प्रतिनिधित्व करने वाला पहला व्यक्ति था, इसलिए इसे मानवतावाद का पिता कहा गया। पुनर्जागरण को इंग्लैंड की सबसे बड़ी देन विलियम शेक्सपियर, पुनर्जागरण को इंग्लैंड की सबसे बड़ी देन विलियम शेक्सपियर हैं। उसे अपने युग का महान कवि एवं नाटककार माना जाता है। ये कौन है? ब्रिटेन के कालिदास हैं, इंग्लैंड के कालिदास, यूरोप का कालिदास किसे कहा जाता है? यूरोप का कालिदास शेक्सपियर को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। देखो कितना, मतलब यूरोपियों ने कितना गलत किया। कालिदास कब पैदा हुए थे? इनसे पहले कि इनके बाद? इनके पुराने थे। तो कालिदास इससे बहुत हजार गुना, ये भी शेक्सपियर भी बहुत बड़े नाटककार थे, लेकिन कालिदास ने भी बहुत बड़े बड़े नाटक लिखे। इतिहास के बहुत बड़े पुरोधा गुप्त काल में पैदा हुए थे। जब ये जमीन धरती पे भी हो तो 100,000 साल बाद आया ये, लेकिन कालिदास को बोला गया भारत का शेक्सपियर। बताओ, भारत, हाँ समझ में नहीं आ रहा। ये सब इधर उधर पूछने लग जाते हैं ना, क्या लिखा, कहाँ रह गए। अरे मुझे पता है कि कहाँ पे मैं जल्दी बोल के निकल गया, मैं दोबारा उसको रिपीट करूँगा। टेंशन ना लो, छूटेगा कुछ नहीं। समस्या क्या है कि अब हाथ अकड़ रहे हैं आप लोगों के। ठंडियों में मेंस पड़ गया, और वास्तव में पड़ता कुछ इसी महीने में। ठंडियों में मेंस पड़ गया। अब जो कि मुझे लग रहा है चुनाव है, 2 जून को ज़रूर एग्ज़ाम है, लेकिन डेट बढ़ के अगस्त गई यदि है तो फिर ये जाके अक्टूबर में, वही दिसंबर में एग्ज़ाम पड़ेगा आपका। तो भी फास्ट कोशिश करो लिखने की। हाथ जकड़े हुए हैं क्या? फिर क्या दिक्कत है?
धीमे क्यों जा रहा? मैं बहुत धीमे बोलता हूँ। तुलना की जाए तो मैं बहुत धीमे बोलता हूँ, बीच बीच में मैं समझाता भी हूँ। हाँ ऐसा है क्या? अच्छा चलो कोई बात नहीं। जुबैर जी क्या हुआ, आज आप धरती की खोज कर रहे हैं? ये बहुत पहले खोजी जा चुकी है, भूगोल ज़्यादा मजबूत ना हो जाए कहीं। पूरा ग्लोब लेके बैठते हैं अपने पास। हाँ अच्छा ये बंद है, कुछ देर बाद फिर पता चला आप लोगों को छुट्टी। हाँ आज पढ़ लो, बाकी फिर देखते हैं कल परसों क्या करना है। नेक्स्ट कहाँ पहुँचे? हाँ महान कवि शेक्सपियर इंग्लैंड की सबसे बड़ी देन है, ठीक है, विलियम शेक्सपियर। उसे अपने युग का महान कवि और नाटककार माना जाता है। उसने दुखांत एवं सुखांत दोनों ही प्रकार के नाटक लिखे हैं। उसे अपने युग का महान कवि और नाटककार माना जाता है। उसने दुखांत एवं सुखांत दोनों ही प्रकार के नाटक लिखे हैं। कोई 4 नाटक कोई बताए शेक्सपियर के, 2 बता दे, 3 बता दे। रोमियो जूलियट के, जो रोमियो जूलियट के अलावा, वो तो सबको पता है। कौन सा? हैमलेट, हाँ, और मर्चेंट ऑफ वेनिस, 3 तो हो ही गए। और चलो लिख लो क्रम से। उसने उसके प्रमुख नाटकों में मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो जूलियट, हेमलेट, मैकबेथ, मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो जूलियट, हेमलेट, हेलमेट मत लिख लीजिएगा, हेमलेट, मैकबेथ आदि प्रमुख हैं। इस प्रकार पुनर्जागरण काल में समस्त यूरोप के देशों में क्षेत्रीय मातृभाषाओं में महत्वपूर्ण कृतियों का सृजन हुआ। क्षेत्रीय मातृभाषाओं में महत्वपूर्ण कृतियों का सृजन हुआ। नेक्स्ट, राजनीतिक क्षेत्र में पुनर्जागरण का प्रभाव। पहला था साहित्य के क्षेत्र में। क्या क्या हुआ साहित्य के क्षेत्र में? नंबर 1, बोलचाल की भाषा में साहित्य का लेखन प्रारंभ हो गया। दूसरा, विषय वस्तु बदल गई, कंटेंट क्या हो गया? धर्म की जगह मानवतावाद हो गया। ठीक। नेक्स्ट, राजनीतिक क्षेत्र में। अच्छा, राजनीतिक क्षेत्र में बहुत आसान है, क्या होगा? चर्च का प्रभाव कम करने का प्रयास। ठीक है, चर्च के प्रभाव को खत्म करके राजाओं की, शासकों की खुद की गरिमा का प्रयोग। लिखिए, राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में दांते का नाम प्रमुख है। फिर आ गया ये, राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में दांते का नाम प्रमुख है। दांते ने अपनी कृति द मोनार्किया, दांते ने अपनी कृति द मोनार्किया में बताया कि आधार्मिक विषयों में राजशक्ति ही सर्वोच्च होनी चाहिए। आधार्मिक विषयों में राजशक्ति ही सर्वोच्च होनी चाहिए। आधार्मिक विषयों में राजशक्ति ही सर्वोच्च होनी चाहिए।
इस युग का सबसे बड़ा राजनीतिक चिंतन मैकियावेली था। इस युग का सबसे बड़ा राजनीतिक चिंतन मैकियावेली था। इसका चिंतन धर्म से परे था। इसका चिंतन धर्म से परे था। कोई बताएगा क्या बोला था मैकियावेली ने? द प्रिंस में एक पुस्तक है इसकी, द प्रिंस, उसमें इसने क्या बताया? धर्म राज्य को कमज़ोर बनाता है, ठीक है, और वहीं से ईसाई पादरियों के द्वारा उनका प्रभाव कम करने की बात शासकों में आ गई, ठीक है। मैकियावेली को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? मध्यकाल का सुकरात। जिस प्रकार से सुकरात का एक बहुत बड़ा रोल था, उसका शिष्य प्लेटो, फिर उसका शिष्य अरस्तु, उसी प्रकार से मैकियावेली था मध्यकाल के लिए, ठीक। लिखिए, मैकियावेली, इसका चिंतन धर्म से परे था। इसका विश्वास था कि धर्म ने राज्यों को निर्बल बनाया है। इसका विश्वास था कि धर्म ने राज्यों को निर्बल बनाया है। धर्म ने राज्यों को निर्बल बनाया है। पोप और ईसाई पादरियों ने मैकियावेली की कटु आलोचना की। पोप और ईसाई पादरियों ने मैकियावेली की कटु आलोचना की, परंतु उसके विचारों ने यूरोप के बहुत से शासकों को प्रभावित किया। परंतु उसके विचारों ने यूरोप के बहुत से शासकों को प्रभावित किया। नेक्स्ट है कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण का प्रभाव। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, पुनर्जागरण काल के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण का प्रभाव। पुनर्जागरण के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण काल का प्रभाव। सबसे पहले डालिए इसमें चित्रकला। मोनालिसा की पेंटिंग सबने देखी होगी, है ना। मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई है? लियोनार्डो दा विंसी, प्रसिद्ध इतिहासकार। आज भी उसके समकक्ष कोई इतिहासकार नहीं खड़ा हो सकता, है ना। तो सबसे पहले ये उसी समय पुनर्जागरण काल के दौरान बहुत प्रतिभाशाली था लियोनार्डो दा विंसी। उसमें अंदर सिर्फ चित्रकार ही छुपा हुआ नहीं था, कितने क्षेत्रों में उसने काम किया है, ठीक है। तो लिखिए चित्रकला। लिखिए पुनर्जागरण काल में सबसे अधिक विकास चित्रकला के क्षेत्र में ही हुआ। पुनर्जागरण काल में सबसे अधिक विकास चित्रकला के क्षेत्र में ही हुआ। अब क्या हुआ? लौकिक विषयों पर चित्रकलाएं बनना शुरू हो गई। पहले धार्मिक विषयों तक ही चित्रकला बनती थी, लेकिन अब लौकिक विषयों पर भी आधारित हो गई चित्रकला। अच्छा, कोई किताब आप पढ़ें और उस किताब में एक भी चित्र ना हो तो किताब कैसी हो जाती है? नीरस हो जाती है। चित्र ही किताब को सजीव बनाती है, जिंदा कर देती है, उसके अंदर एक प्रभाव डाल देती है। इसलिए चित्रकला का विकास होना बहुत बड़ी क्रांति है, ठीक है। और जब चित्रकला सामाजिक चीज़ों को, जैसे कि अब पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन में मैं 50 घंटों वहाँ भाषण दे दूँ आपको भाषण उतना प्रभावकारी नहीं होगा यदि मैं पॉल्यूशन का हूबहू चित्र आपको दिखा दूँ कि उसके कारण से क्या हो रहा है ना। तो उसका एक प्रभाव। छोटे बच्चों को क्या करवाया जाता है? प्ले स्कूलों में बनवाए जाते हैं चित्र, ड्राइंग बनवाई जाती है, उनके दिमाग में एक कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है। तो चित्रकला समाज की एक कल्पना शक्ति का विस्तृत रूप है। आप जो कल्पना कर पाएँ, आप कल्पने में अपने एक चित्र में सब कुछ समाहित कर देते हैं अपनी कल्पना शक्ति को, ठीक है। तो चित्रकला एक बहुत बड़ी क्रांति है किसी भी समाज के लिए। जिस समाज ने चित्रकला का विकास नहीं किया वो समाज मृतप्राय समाज था। भारत में तो बहुत पहले, हमारे यहाँ पूरा पाषाण काल में जो आदि मानव थे वही चित्रकला सीख गए थे। समझो हम में और इसमें कितना अंतर है। गुफाओं में चित्रकला बननी शुरू हो गई थी और लौकिक विषयों पर शिकार करते हुए चित्र बन रहे हैं। देखो उसने क्या बता दिया, उस समय कुछ लिखित चीज़ें नहीं पाई गई लेकिन चित्र मिल गए हमें। उससे हमें पता चल गया कि मानव शिकारी था, मानो खाद्य संग्राहक था, मानो समूहों में रहता था, मानो इन गुफाओं में रहता था। चित्रकला का इतना बड़ा प्रभाव था, ठीक है।
चलो लिखिए, पुनर्जागरण काल में सबसे अधिक विकास चित्रकला के क्षेत्र में हुआ। 15वीं शताब्दी तक चित्रकला केवल धार्मिक विषयों तक ही सीमित थी। 15वीं शताब्दी तक चित्रकला केवल धार्मिक विषयों तक ही सीमित थी, परंतु अब लौकिक विषयों पर भी चित्र बनाए जाने लगे। परंतु अब लौकिक विषयों पर भी चित्र बनाए जाने लगे। सर्वप्रथम जिएटो, एक पर्सन है जिसका नाम है जिएटो, इटली का था ये जिएटो। सर्वप्रथम जिएटो ने मानव एवं प्रकृति पर अनेक चित्र चित्रित किए। सर्वप्रथम जिएटो ने मानव एवं प्रकृति पर अनेक चित्र चित्रित किए। तो जिएटो को क्या कहा जाएगा? चित्रकला का पिता, है ना, कोष्टक में लिख लीजिएगा जिएटो के आगे चित्रकला का पिता। सर्वप्रथम जिएटो ने, इटली का था ये, चित्रकला मानव और प्रकृति पर अनेक चित्र चित्रित किए। नेक्स्ट, इटली के तीन कलाकारों ने चित्रकला के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया। इटली के तीन कलाकारों ने चित्रकला के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया। नंबर 1 लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो, इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है, लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची। नंबर 2 माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो, माइकल एंजेलो। और तीसरी, अभी फ्रांस और भारत के साथ कौन सा हेलीकॉप्टर की डील हुई है? राफेल। तीसरा राफेल, तीसरे व्यक्ति का नाम है राफेल। ये तीन चित्रकार हैं इटली के। राफेल, पहले लिखिए लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची यह वैज्ञानिक, लियोनार्डो दा विंची यह वैज्ञानिक, गणितज्ञ, संगीतकार, दार्शनिक, चित्रकार सब एक साथ था। बहुत ज्ञानी आदमी। लियोनार्डो दा विंची यह वैज्ञानिक, गणितज्ञ, इंजीनियर, संगीतकार, दार्शनिक और चित्रकार सब एक साथ था। उसके चित्रों में लास्ट सपर और मोनालिसा प्रमुख और अनुपम हैं। दो चित्र इसके बहुत फेमस हुए, लास्ट सपर और मोनालिसा। देखिएगा एक बार नेट पे मोनालिसा की पेंटिंग भी, और बहुत सारे इसको लेकर के थ्योरीज हैं। मोनालिसा कहते हैं कि मोनालिसा की पेंटिंग को जिस तरफ से देखो ऐसा लगता है वो आप ही को देख रही है ना। कोई कहता है कि जब आप खुशी होते हो, जब आप दुखी होते हो, आप जिस भी भावना में रहते हो वो पेंटिंग वैसे ही हो जाती है। आप खुश रहोगे तो पेंटिंग हंसती हुई दिखाई देगी, आप यदि अंदर से दुखी हो तो पेंटिंग भी दुखी दिखाए। आपकी भावनाओं की कद्र करती है पेंटिंग वो, है ना। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें आप कभी नेट में सर्च कीजिएगा तो कितनी चीज़ें उस पेंटिंग में मिलेंगी। विश्व की सबसे फेमस पेंटिंग। उसके चित्रों में लास्ट सपर और मोनालिसा प्रमुख और अनुपम है। मोनालिसा एक साधारण सी दिखने वाली महिला, मोनालिसा एक साधारण सी दिखने वाली महिला की रहस्यमय मुस्कान का, क्यों हंस रही है पता नहीं, की रहस्यमय मुस्कान का मोनालिसा में एक साधारण सी दिखने वाली महिला की रहस्यमय मुस्कान का अर्थ आज भी दर्शकों के लिए रहस्य बना हुआ है। आज भी दर्शकों के लिए रहस्य बना हुआ है।
आज भी दर्शकों के लिए रहस्य बना हुआ है ना। नेक्स्ट, एंजेलो। एंजेलो यह भी एक अद्वितीय चित्रकार था। दूसरा पर्सन है एंजेलो, यह भी एक अद्वितीय चित्रकार था। रोमन के सिस्टाइन गिरजाघर की भीतरी छत पर रोम के सिस्टाइन गिरजाघर की भीतरी छत पर बाइबल के दृश्यों का उसने चित्रांकन किया है। रोम के सिस्टाइन गिरजाघर की भीतरी छत पर बाइबल के दृश्यों का उसने जो चित्रांकन किया है। रोम के सिस्टाइन गिरजाघर की भीतरी छत पर बाइबल के दृश्यों का उसने जो चित्रांकन किया है वह आज भी कला मर्मज्ञों के लिए रहस्य की वस्तु है। कला मर्मज्ञों के लिए रहस्य की वस्तु है। नेक्स्ट, राफेल। इसने जीसस क्राइस्ट की माँ की पेंटिंग बनाई है। क्या नाम था जीसस क्राइस्ट की माँ का? मेडोना। हो गया, मेडोना की पेंटिंग इसी ने बनाई है। लिखिए, इसके चित्र, राफेल के चित्र सजीवता एवं सुंदरता के कारण, इसके चित्र सजीवता एवं सुंदरता के कारण आज भी विश्व प्रसिद्ध हैं। सजीवता एवं सुंदरता के कारण आज भी विश्व प्रसिद्ध हैं। उसने वात्सल्य और मातृत्व का मनोरम चित्रण किया है। उसने वात्सल्य और मातृत्व का मनोरम चित्रण किया है। वात्सल्य और मातृत्व का मनोरम चित्रण किया है। उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना जीसस क्राइस्ट की मां मेडोना का चित्र है। उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना जीसस क्राइस्ट की मां मेडोना का चित्र है। ये हो गया चित्रकला। दूसरे नंबर पे लिखिए मूर्तिकला। मूर्तिकला, मूर्तिकला के क्षेत्र में क्या हुआ? मूर्तिकला पहले जो है सिर्फ ईश्वर की मूर्ति बनती थी, है ना, जीसस क्राइस्ट की मूर्तियां ही बनती थी। लेकिन पुनर्जागरण काल ने अन्य व्यक्तियों की मूर्तियां बनाना भी प्रारंभ कर दिया। दार्शनिकों की मूर्तियां बनने लगी, समाज के प्रसिद्ध लोगों की मूर्ति बनने लगी, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनने लगी, है ना, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनना शुरू हो गई। तो लिखिए मूर्तिकला। इस काल में लोरेंजो, एक आदमी का नाम है लोरेंजो गिबेर्ती दूसरा है। गिबेर्ती, अब क्या करें, उनके घर वालों ने यही नाम रखा है गिबेर्ती। पहला लोरेंजो, दूसरा है गिबेर्ती, तीसरा है दोनों बेल्ले हैं, दोनों बेल्ले, एक आदमी का नाम है बेल्ले। इनको भेजना पड़ेगा, नाम चेंज कराइए इनका। दोनों बेल्ले। और माइकल एंजेलो, नेक्स्ट है माइकल एंजेलो आपने वहाँ पर भी देखा, यहाँ पर भी है, मूर्तिकार भी है ये। एवं माइकल एंजेलो, लोरेंजो गिबेर्ती, दोनों बेल्ले, माइकल एंजेलो जैसे महान मूर्तिकार हुए
महान मूर्तिकार हुए। इन्होंने केवल ईसा और मरियम की ही नहीं, इन्होंने केवल ईसा और मरियम की ही नहीं वरन समकालीन प्रमुख व्यक्तियों की भी मूर्तियां बनाई, वरन समकालीन प्रमुख व्यक्तियों की भी मूर्तियां बनाई, समकालीन प्रमुख व्यक्तियों की भी मूर्तियां बनाई। नेक्स्ट, संगीत। पुनर्जागरण काल में संगीत का भी पर्याप्त विकास हुआ। पुनर्जागरण काल में संगीत का भी पर्याप्त विकास हुआ। पहले गिरजाघरों में संगीत वर्जित था, लेकिन अब ऐसा ना रहा। कौन था इसके पीछे? जहां पे भी गिरजाघर, चर्च आए, उसके जस्ट पीछे धर्म सुधार आंदोलन आ जाएगा। ठीक है, प्रोटेस्टेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो पुनर्जागरण काल में संगीत का पर्याप्त विकास हुआ। पहले गिरजाघरों में संगीत वर्जित था, लेकिन अब ऐसा ना रहा। मार्टिन लूथर ने जब अपना धर्म यूरोप में चलाया, मार्टिन लूथर ने जब अपना धर्म यूरोप में चलाया, इसी धर्म का नाम क्या था? प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट धर्म यही है। मार्टिन लूथर ने जब अपना धर्म यूरोप में चलाया तो नवीन धर्म में गीतों का प्रादुर्भाव हुआ। तो नवीन धर्म में गीतों का प्रादुर्भाव हुआ। मार्टिन लूथर ने जब अपना धर्म यूरोप में चलाया तो नवीन धर्म में गीतों का प्रादुर्भाव हुआ। गियोबानी पेलेस्ट्राइना एक पर्सन का नाम है। ठीक है, गियोबानी, गियो, ये तो गियोबानी पेलेस्ट्राइना, पेलेस्ट्राइना गियोबानी पेलेस्ट्राइना इटली का विख्यात गायक था। इटली का विख्यात गायक था। पहले प्रार्थना वार्थना नहीं होती थी गिरजाघरों में, लेकिन अब प्रार्थना शुरू हुई इसके बाद। इसी ने प्रार्थनाएं लिखी हैं, प्रार्थनाओं को जो गाया इसी ने गाया है, लिखा भी इसी ने है। ठीक है, तो लिखिए, पोप ने उसके द्वारा गिरजाघरों की प्रार्थना के लिए, पोप ने उसके द्वारा गिरजाघरों की प्रार्थना के लिए, पोप ने उसके द्वारा गिरजाघरों की प्रार्थना के लिए तैयार स्वरलिपि को स्वीकृति प्रदान की। तैयार स्वरलिपि को स्वीकृति प्रदान की। तो ये हो गया संगीत का क्षेत्र। नेक्स्ट, स्थापत्य। अभी हम किस क्षेत्र में देख रहे हैं? कला के क्षेत्र में, है ना। कला में नेक्स्ट है स्थापत्य। स्थापत्य मतलब समझते हैं ना, एक स्ट्रक्चर, जैसे एक स्ट्रक्चर खड़ा है, यहाँ पे स्थापत्य कुछ और है। यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं ये धरणी स्थापत्य कला है। बीम पड़ी हुई है, बीम के ऊपर लेंटर पड़ा हुआ है। कई प्रकार के स्थापत्य कला होता है, जैसे गुंबदाकार, गुंबद कहीं पर लेंटर नहीं होता, बीम नहीं होती, सीधा मेहराब के ऊपर गुंबद पड़ा होते हैं। ठीक है, मेहराबदार गेट्स, वो सब चीज़ें अलग हैं, जब आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो इस स्थापत्य में लिखिए, इस शताब्दी का प्रसिद्ध स्थापत्य माइकल एंजेलो था। ये तीनों जगह, ये यहाँ पर भी आ गया। इस शताब्दी का प्रसिद्ध स्थापत्यकार माइकल एंजेलो था। उसने तथा राफेल ने मिलकर
रोम में सेंट पीटर के गिरजाघर का निर्माण किया। उसने तथा राफेल ने मिलकर रोम में सेंट पीटर के गिरजाघर का निर्माण किया। इसका विशाल और भव्य गुंबद, इसका विशाल एवं भव्य गुंबद पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य की अनन्यतम देन थी। इसका विशाल एवं भव्य गुंबद पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य की अनन्य देन थी। पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य की अनन्य देन थी। नेक्स्ट, विज्ञान पर पुनर्जागरण काल का प्रभाव। पुनर्जागरण काल का प्रभाव देख रहे हैं ना। अब नंबर है विज्ञान का। विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या हुआ, तो कुछ ज़्यादा ही हुआ है ना। लिखिए, यहीं से विज्ञान एक शुरुआत भी होती है। अब देखो, मेन खेल था प्रोटेस्टेंट धर्म का। प्रोटेस्टेंट धर्म ने क्या किया, धार्मिक नियंत्रण को कम कर दिया, जिसके कारण से लोगों में तर्कशीलता आ गई, सोचने की क्षमता का विकास हो गया। तो बहुत बड़ा रोल यहाँ पे अदा किया मार्टिन लूथर किंग ने। ठीक है, अभी देखेंगे। देखिए, पुनर्जागरण काल में विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। पुनर्जागरण काल में विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। पुनर्जागरण काल में विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई, महत्वपूर्ण प्रगति हुई। इस विकास के कुछ प्रमुख कारण हैं जो कि निम्नवत हैं। इस विकास के कुछ प्रमुख कारण हैं जो कि निम्नवत हैं। नंबर 1, प्रोटेस्टेंट धर्म ने मनुष्यों को धार्मिक नियंत्रण से मुक्ति कर स्वतंत्र रूप से विचार करने का अवसर प्रदान किया। प्रोटेस्टेंट धर्म ने मनुष्यों को धार्मिक नियंत्रण से मुक्त कर स्वतंत्र रूप से विचार करने का अवसर प्रदान किया। प्रोटेस्टेंट धर्म ने मनुष्यों को धार्मिक नियंत्रण से मुक्त कर स्वतंत्र रूप से विचार करने का अवसर प्रदान किया। नंबर 2, मानवतावाद ने बौद्धिक विकास किया। मानवतावाद से बौद्धिक विकास हुआ, ये लिखिए, मानवतावाद से बौद्धिक विकास हुआ। नंबर 3, राष्ट्र राज्यों का उत्थान। नंबर 3, राष्ट्र राज्यों का उत्थान तथा नवीन सामाजिक व्यवस्था के कारण वैज्ञानिक विचारधारा को प्रोत्साहन मिला। राष्ट्र, हाँ, कौन है? नवीन के बाद प्राचीन था। नवीन सामाजिक व्यवस्था के कारण, राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान तथा नवीन सामाजिक व्यवस्था के कारण वैज्ञानिक विचारधारा को प्रोत्साहन मिला। नए देशों की खोज से नवीन वस्तुओं तथा नवीन देशों को जानने का आग्रह बढ़ा। नवीन देशों की खोज से नवीन वस्तुओं तथा देशों को जानने का आग्रह बढ़ा। नेक्स्ट, पुनर्जागरण काल के विद्वान। नेक्स्ट,
पुनर्जागरण काल के विद्वान संसार की समस्याओं को अधिक महत्वपूर्ण समझते थे। पुनर्जागरण काल के विद्वान संसार की समस्याओं को अधिक महत्वपूर्ण समझते थे और प्रत्येक को तर्क की कसौटी पर कसना चाहते थे और प्रत्येक को तर्क की कसौटी पर कसना चाहते थे। प्रत्येक को तर्क की कसौटी पर कसना चाहते थे। इसलिए विज्ञान की उन्नति संभव हो सकी। इसलिए विज्ञान की उन्नति संभव हो सकी। फ्रांसिस बेकन ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का वर्णन करते हुए लिखा। फ्रांसिस बेकन ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का वर्णन करते हुए लिखा, फ्रांसिस बेकन ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का वर्णन करते हुए लिखा कि ज्ञान की प्राप्ति केवल प्रेक्षण और प्रयोग करने से ही हो सकती है। कि ज्ञान की प्राप्ति केवल प्रेक्षण और प्रयोग करने से ही हो सकती है। एवं प्रयोग करने से ही हो सकती है। 16वीं सदी में पोलैंड के कोपरनिकस ने बताया। प्रेक्षण नहीं जानते क्या होता है? प्रेक्षण बताइए। हाँ, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, किसी चीज़ को देखना, परीक्षण करना। प्रैक्टिकल में क्या करते हो आप लोग? प्रैक्टिकल में ही तो होता है, एक्सपेरिमेंट करते हो जाकर प्रयोगशाला के अंदर, वही है प्रेक्षण। आपको कहा गया कि H2SO4 है, आपने कहा कि पहले इसे बनाऊंगा, ठीक है। H2O है तो H2O को आप जाते हो, देखते हो पूरा बाकायदा कि ये बनाएगा कि नहीं बनेगा, मतलब किसी चीज़ का आंखों से देखते हुए परीक्षण करना, प्रैक्टिकल नॉलेज ही है, ठीक। नेक्स्ट, अब मैं इतिहास का प्रैक्टिकल तो नहीं करा सकता कि कोपरनिकस को पकड़ लाऊं, इधर आओ पढ़ाओ, अरे ऐसे नहीं हो सकता ना, वो तो चले गए सब। इतिहास पुरानी चीज़ों का संग्रह है, लेकिन इतिहास में हम कर सकते हैं प्रैक्टिकल। जैसे कि आप किसी भी चीज़ को देख सकते हो जो स्थापत्य अवस्थित है। जैसे कि मैं आपको कोई स्ट्रक्चर पढ़ाऊँ तो स्ट्रक्चर को वहीं ले जा कर के पढ़ाऊँ, है ना, तो ये क्या होगा? ये प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। लेकिन इसमें बहुत समय जाता है, इसमें पूरी ज़िंदगी लग जाती है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज एक बार आप मुझसे ऐसा ज्ञान ले लीजिए जो कि किताबी है, आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हो। यदि कोई आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया जाए, कोई स्थापत्य पढ़ाए, आप जा सकते हो, उसका ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, अच्छा ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, तो इसका भी प्रैक्टिकल किया जा सकता है। नेशनल म्यूजियम जा सकते हैं, कभी भी आपको टाइम मिले, जैसे कि अब न्यू ईयर है, आप जा सकते हो। राष्ट्रीय संग्रहालय जाइए, आराम से पूरा देख सुन के आइए, एक एक चीज़ छू के आइए, फ़ोटो खिंचाने मत जाइए बस। कुछ लोग जाते हैं तो सिर्फ फ़ोटो खिंचा के बस लौट आते हैं, क्योंकि धीमी जानते हैं, मैं अपने साथ किसी को नहीं ले जाता घूमने टहलने, जब कभी जाता हूँ किसी को नहीं, क्योंकि मुझको बहुत टाइम लगता है उसी चीज़ को देखने में। पता चला 1-1.5 घंटा, अब लाल किला है, आप जाओगे घूस के चले जाओगे, अंदर बाहर निकल आओगे, मुझे पूरा दिन लग सकता है वहाँ पर। क्योंकि कारण है वहाँ पे एक एक चीज़ को फिर ऑब्जर्व करना, देखना। किसी को लगता है क्या देख रहे हो, 1-2 बार कई लोग गए भी फ्रस्ट्रेट होकर, फिर बोले अगली बार तुम्हारे साथ तो नहीं आए कम से कम। बढ़िया है, अच्छा। इसीलिए मैं हमेशा यात्राएं अकेले करता हूँ कि किसी चीज़ को बहुत गहराई से, बहुत अच्छे से, कभी भी परिवार के साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि परिवार वाले उनका अलग ही है, बच्चे हैं छोटे छोटे, पता चला वही गोदी में आपके पकड़ा दिए, अब उनका जो है अलग रोना रहता है। इसलिए अकेले ही जो भी यात्राएं करनी हो, एक स्टूडेंट के तौर पे, एक स्कॉलर के तौर पे अकेले जाइए, उसको अच्छे से देखिए, उसको महसूस कीजिए, क्योंकि हमारा वहाँ पे पर्सपेक्टिव अलग है, नज़रिया अलग, तो ठीक है। यदि आप इस तरीके से, तो फिर आपका नहीं हो पाता है। दूसरे दोस्त का क्या विचार है, वो कुछ और देखने गया है, आप कुछ और देख रहे हो, अंतर होता है ना। हाँ, वो चलेगा, खींचेगा आपको। जैसे कि अभी यहाँ पे ये रामलीला मैदान है, ठीक है, दिल्ली का,
और मेरा मैक्सिमम टाइम मैं अपना बताऊं, जब कभी फ्री होता था, फ्री क्या होता था, जब फ्रस्ट्रेशन आती थी तो अधिकतम टाइम में जो प्रेसिडेंट हाउस है ना, राष्ट्रपति भवन, उसके जस्ट बाहर जाइएगा, एक फुब्बारा लगा होगा, एक फाउंटेन लगा होगा, वो मेरी फेमस जगह है। अभी भी जाता हूँ तो घंटे 2 घंटे 3 घंटे, 1-2 घंटे नहीं बैठते, 12-2 बज जाती थी रात को। 2-3 बार तो पुलिस वाले आ जाते थे पकड़ने, भैया कहाँ लेटे हो, क्या कर रहे हो, उनका पड़े रहने दो। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, रात भर घोड़ी गाड़ियाँ चलती रहती थी, आराम से बैठे रहते थे। सबसे फ्रस्ट्रेटेड 2-2 बजे दोस्त आते थे, फ़ोन रहता नहीं था, एक था फ़ोन टूटा था, कभी बैटरी ख़त्म हो जाए तो और बुरा हाल होता था उसका, बंद हो जाता था। तो दोस्त मेरे सीधा जान जाते थे कि सिविल लाइन में वहीं पर पाओगे, सीधा आते थे मेट्रो स्टेशन, वहाँ से पकड़ के मैं बिल्कुल वही राजपथ को मैंने कितनी बार अपने पैरों से इधर उधर कम से कम नहीं होगा तो 100-150 बार। और इंडिया गेट को कितने नज़दीक से मैं जानता हूँ, उसका एक एक चीज़ खड़ा रहता था तो अक्षरे देखता रहता था घंटों। दिल्ली को ने बड़े नज़दीक से घूमा है, दिल्ली में जब भी कभी कुतुब मीनार है आपका, इन सब चीज़ों को पूरे एक तरीके से समझ लो कि रिसर्च है अपनी। तुगलकाबाद है, कहीं वहाँ की गलियों में घूम रहे हैं कि यहाँ पे पहले तुगलक साम्राज्य रहा होगा, कैसे स्थिति परिस्थिति। खंडहर है यहाँ पे आपका, जो ये लोधी रोड है यहाँ से जाएंगे पूरे खंडहर हैं, खंडहरों पे मैं काफ़ी टाइम व्यतीत किया। तो खाली टाइम जैसे अपने पास होता था ना, तो अपना अकेला सिंगल पर्सन, कोई किसी के साथ कोई यारी दोस्ती नहीं। हाँ जामा मस्जिद गया हूँ, लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक तो मेरा सबसे नज़दीकी पड़ता था। तो चांदनी चौक में खड़े होकर जब मैं देखता कि इधर आपका जैन टेम्पल भी है, इधर आपका मंदिर भी है, इधर आपका मस्जिद भी है, इधर आपका गुरुद्वारा भी है, गुरुद्वारे में कितनी देर में बैठता था। यहाँ पे बंगला साहिब है, यहाँ पे जाके वो जो सुकून मिलता था वहाँ पे बैठ के थोड़ी देर। तो खाली टाइम पे आपको घूमना चाहिए, जाके प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी चाहिए, ये नहीं कि रजाई ताने सो गए। यहाँ पे भी जैसे मैं गाजियाबाद में था, मोहन नगर के पास एक मंदिर था, मुझे कुछ और ज़्यादा नहीं दिखता था, छोटी छोटी चीज़ें दिखती थी। तो यहाँ पर भी, यहाँ पे मैं हो सकता कई बार पैदल आपको मिल जाऊँ, आराम से चप्पल पहने हुए, कुर्ता पजामा पहने हुए पैदल यात्राएं चल रही। बहुत घूमा मैं पैदल। हाँ ठीक है, पार्कों में ज़्यादा आप लोग दिखते हैं। हाँ रात में जब गलत हरकतें होंगी तो मारेंगे नहीं। वहाँ क्या होता है पार्कों में, पार्क बहुत बुरे हैं, बहुत बदनाम है पार्क भारत के। चलो आगे बढ़ो, तुम कुछ और बताओ तो घूम फिर के वहीं आ जाना है। नेक्स्ट कहाँ पहुँचे? अच्छा 16वीं सदी में पोलैंड के कोपरनिकस ने बताया, पृथ्वी एक ग्रह है। पोलैंड के कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह सूर्य के चारों ओर घूमती है। प्रेक्षण और गणना के पश्चात ही कोपरनिकस ने यह निष्कर्ष निकाला। जर्मन खगोलशास्त्री केपलर ने कोपरनिकस के सिद्धांतों की गणित के प्रमाणों से पुष्टि की। इसी युग में इंग्लैंड के महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसी युग में इंग्लैंड के महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पुनर्जागरण काल में खगोल विज्ञान के अतिरिक्त भौतिक और गणित शास्त्र के क्षेत्र में भी खगोल विज्ञान के अतिरिक्त
पुनर्जागरण काल में खगोल विज्ञान के अतिरिक्त भौतिक एवं गणित शास्त्र के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व उन्नति हुई। नीदरलैंड के वेसेलियस ने औषधि तथा शल्य चिकित्सा प्रणाली का नीदरलैंड के नीदरलैंड के वेसेलियस ने औषधि तथा शल्य चिकित्सा प्रणाली का गहन अध्ययन किया तथा मानव शरीर की बनावट नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। शल्य चिकित्सा प्रणाली का गहन अध्ययन किया तथा मानव शरीर की बनावट नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। नेक्स्ट, इंग्लैंड वासी विलियम हार्वे ने रक्त प्रवाह के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इंग्लैंड वासी विलियम हार्वे ने रक्त प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पुनर्जागरण काल में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रगति खदान, धातु विज्ञान और रसायन क्षेत्र में हुई। पुनर्जागरण काल में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रगति खदान, धातु विज्ञान और रसायन शास्त्र में हुई। धातु की आवश्यकता ने खान खोदने का रास्ता दिखाया। डेकार्टे एक फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक था। डेकार्टे बहुत फेमस पर्सन। डेकार्टे एक फ्रांसीसी गणितज्ञ एवं दार्शनिक था। उसने सर्वप्रथम बताया कि बीजगणित का उपयोग ज्यामिति में कैसे किया जाता है। गैलीलियो ने पेंडुलम के सिद्धांत का आविष्कार किया। इस प्रकार इस युग के आविष्कारों ने नवयुग की आधारशिला रखी। इस प्रकार इस युग के आविष्कारों ने नवयुग की आधारशिला रखी तथा
मनुष्य के जीवन को बेहतर एवं उन्नत बनाने की दिशा में पहल की। इस प्रकार इस युग के आविष्कारों ने नवयुग की आधारशिला रखी तथा मनुष्य के जीवन को बेहतर एवं उन्नत बनाने की दिशा में पहल की। क्लियर। नेक्स्ट, ये हो गया टॉपिक कंप्लीट आपका, किस क्षेत्र में पुनर्जागरण ने क्या योगदान दिया। नेक्स्ट है पुनर्जागरण का महत्व। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, पुनर्जागरण काल का महत्व। कोई मुझे बताए कि क्या में मुख्य महत्व था, क्या कर दिया पुनर्जागरण काल ने। ईश्वर केंद्रित को मानव केंद्रित कर दिया। जहां पर मध्यकाल पूरी तरीके से ईश्वर पर केंद्रित था, पुनर्जागरण काल ने उसको मानव केंद्रित बना दिया। सबसे बड़ा परिवर्तन। ठीक है, लिखिए। यह कहा जा सकता है कि पुनर्जागरण मूलतः मध्यकाल के ईश्वर केंद्रित सभ्यता से आधुनिक युग के मानव केंद्रित सभ्यता की ओर एक परिवर्तन था। मानव केंद्रित सभ्यता की ओर एक परिवर्तन था। पुनर्जागरण ने तर्क और विवेक को प्रतिष्ठित किया। तथा पुरानी धार्मिक विचारधाराओं तथा परंपराओं पर कठोर आघात किया। विचार स्वतंत्र को पुनर्जागरण का आधार स्तंभ माना जाता है। विचार स्वतंत्र को पुनर्जागरण काल का आधार स्तंभ माना जाता है। विचार स्वतंत्र को पुनर्जागरण काल का आधार स्तंभ माना जाता है। पुनर्जागरण के बाद न केवल कैथोलिक चर्च का एकाधिकार टूटा, और नए सरल संप्रदाय का जन्म हुआ। न केवल कैथोलिक चर्च का एकाधिकार टूटा, मोनोपोली खत्म, एकाधिकार टूटा और नए सरल संप्रदाय का जन्म हुआ, बल्कि निकट भविष्य में राज्य और धर्म के मध्य एक स्पष्ट विभाजन रेखा अंकित हुई। धर्म एवं पोप की सत्ता के प्रभाव में कमी से
एवं पोप की सत्ता के प्रभाव में कमी आने से लोगों में अपने अपने राष्ट्र की प्रगति और शक्ति के विकास में रुचि बढ़ाई। लोगों में अपने अपने राष्ट्र की प्रगति और शक्ति के विकास में रुचि बढ़ाई। देसी भाषाओं की उन्नति के कारण इस प्रक्रिया में बड़ी सहायता मिली। देसी भाषाओं की उन्नति के कारण इस प्रक्रिया में बड़ी सहायता मिली। देसी भाषाओं की उन्नति के कारण इस प्रक्रिया में बड़ी सहायता मिली। पुनर्जागरण ने जिन प्रवृत्तियों की शुरुआत की तथा जिन्हें संस्थापित किया, पुनर्जागरण ने जिन प्रवृत्तियों की शुरुआत की तथा जिन्हें संस्थापित किया, वे आने वाले समय का आधार बनी। वे आने वाले समय का आधार बनी। पुनर्जागरण ने जिन प्रवृत्तियों की शुरुआत की तथा जिन्हें संस्थापित किया, वे आगे आने वाले समय का आधार बनी। कोई प्रॉब्लम नहीं? ये हो गया पुनर्जागरण खत्म, यहीं से समाप्त। अब पुनर्जागरण से कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं लिख लो, ठीक है। इनको आपको उत्तर लेखन करना है, ठीक है। लिखो पहला क्वेश्चन, नीचे लिख लो पुनर्जागरण से संभावित प्रश्न करके लिखिए। हर जगह पे अब जब मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा तो लिख लेना संभावित प्रश्न, आने वाले प्रश्न। नंबर 1 पहला, सबसे पहला लिखिए, पुनर्जागरण द्वारा संसार और मानव के प्रति जो रुचि जगी, पुनर्जागरण द्वारा संसार और मानव के प्रति जो रुचि जगी, उसका दूसरा पक्ष था खोजों और अनुसंधान का युग। उसका दूसरा पक्ष था खोजों और अनुसंधान का युग। चर्चा कीजिए। पुनर्जागरण द्वारा संसार और मानव के प्रति जो रुचि जगी, उसी का दूसरा पक्ष था खोजों तथा अनुसंधान का युग। चर्चा कीजिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट, यूरोप में 15वीं और 16वीं शताब्दी में, अगला क्वेश्चन है, यूरोप में 15वीं और 16वीं शताब्दियों में, कोशिश कीजिएगा खुद से लिखने का, यूरोप में 15वीं और 16वीं शताब्दियों में जो बौद्धिक चेतना घटित हुई उसका मूल्यांकन कीजिए। यूरोप में 15वीं और 16वीं शताब्दी में जो बौद्धिक चेतना घटित हुई उसका मूल्यांकन कीजिए। इसी के आगे, इसने आधुनिक समाज तथा सभ्यता को किस प्रकार प्रभावित किया। इसी में आगे, इसने आधुनिक समाज तथा सभ्यता को किस प्रकार, आधुनिक समाज तथा सभ्यता को किस प्रकार प्रभावित किया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है कि इस पे बहुत अच्छा आप लिखिए, कोशिश कीजिए। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, जो चीज़ें मैंने लिखवाई हैं इन्हीं को आपको, ठीक है, पहले पढ़ना है पूरे। आप जाके घर पे रिवाइज करना है। रिवाइज सिर्फ मेरे नोट्स नहीं, साथ में मैंने आपको एक और रेफरेंस बुक बताई है। कौन सी है? दीनानाथ वर्मा की बुक। दीनानाथ वर्मा में भी सेम टॉपिक निकालिए, वहाँ पे पढ़िए और पढ़ने के बाद इसको लिखने का प्रयास कीजिए दोनों से। ठीक है, लगभग सभी पक्षों को हमने छुआ है। यदि इसका महत्व पूछता है तो लिख लेंगे, इसके प्रभाव पूछता है तो लिख देंगे, पुनर्जागरण काल पूछता है तो लिख देंगे, खत्म। अब आगे नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, धर्म सुधार आंदोलन।